कितना पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है ये बार-बार चला जाता है उस पर ध्यान, उधर ही देखने का मन करता है। इधर हाथ एक काम करो ना, इसके आगे आकर के बैठो, एकदम यही ध्यान आएगा। थोड़ा सा और आगे आकर के बैठो, ये कैमरा पीछे हो जाएगा, तुम बैठो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नियर साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपी है इसको। अच्छा, साइंस का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। कैमरे में दिख रहा है उसके लिए हाँ जी, तो हम पिछली बार क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में कम्युनिकेटेड आईपीआर पॉलिसी 2000 इंडिया दैट्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। टुडे वी विल डू लाइक किया गया। आप यहाँ बैठ जाइए। स्टेप्स टेकन से पहले आपको पता होना चाहिए आखिर हमने स्टेप लिए किस चीज़ के लिए हैं, ठीक है। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या दिक्कत आई थी जिसके लिए हमने स्टेप्स की बात करी थी? हमने कहा था WTO के साथ क्या क्या इश्यूज है हमारे, कौन कौन से इश्यूज आ रहे थे। कोई भी किताब नहीं खोलेगा, ऐसे इश्यूज बताए जाएंगे, फिर भी किताब पलटती जा रही है। चलो देख के बता दिया, चलो अब देख। अवेयरनेस कैपिटल था, ठीक है। और एक वो था जो हमारे ट्रेडिशनल वो होते हैं रेमेडी, मतलब जो भी चीजें हल्दी वगैरह यूज करते हैं, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था। ट्रेडिशनल नॉलेज। हाँ, और एक वो था कि अबॉलिशन करते हैं उसका इनोवेशन एंड पॉवर्टी। वो यूएसए की रिपोर्ट थी ना, प्रायोरिटी लिस्ट। हां 301 में रिपोर्ट। हाँ, हां वही, उसने हमारा नाम डाल रखा है प्रायोरिटी लिस्ट। ये से स्पेशल 301 रिपोर्ट। हाँ, यूएस स्पेशल। काफ़ी पढ़ के आ गए भाई आज, हैं? एक दिन के गैप में कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर ली आज तो, चलो बढ़िया है। ये तो फोड़ देता है। अच्छा, आगे का बढ़िया। तो क्या ये सब लोग ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं? ठीक है, चलिए आप बताएंगे फंडिंग का क्या मतलब है। चलो कोई बात नहीं, किताब खोल करके बता दो, किताब खोल के बता दो क्या बताया गया था इश्यूज में, फंडिंग का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कॉपी क्या लिखा है कॉपी में, मतलब आज एकदम फुर्सत में आए हैं, आज पढ़ने का मौका नहीं था। क्या करेंगे 4 घंटे? 16 बढ़ती याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अरे ये ABCD वाला। ओह अवेयरनेस। अवेयरनेस में तो था नानी वाला, आईटीआर नानी। ये तो इंडियन स्टेप है। वो तो स्टेप्स में आ जाएगा आपका। पहले मुझे इश्यूज समझाया, कोई इश्यूज समझाए यहाँ पर। हाँ जी, आपको नींद आ रही थी, चलिए फटाफट, वेरी गुड। अवेयरनेस तो नहीं पूछूंगी मैं, देखा वही बताने जा रहे थे मैं। फंडिंग। फंडिंग बताओ। फंडिंग क्या होता है कि मान लीजिए किसी को नॉलेज तो है और उसको बनाने का मन है, लेकिन उसके पास फंडिंग की कमी है। मतलब मैं इन्वेंशन करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है उसमें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे फंड प्रोवाइड कर देगी या फिर रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम ला देगी, तो उसके तहत मैं बेनिफिट उठा लेता हूँ उसका और फिर हाँ, अपना फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने इनोवेशन तो कर लिया, ठीक है, अब मुझे इनोवेशन करने के बाद चलो पेटेंट भी ले लिया, अब उसे बहुत बड़ी तादाद में मेरे को बनाना भी तो है, प्रोडक्शन भी तो करना है। अब प्रोडक्शन के लिए मुझे स्टार्टअप बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए आपको फंड प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल वर्सेस पेटेंट समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ईजी था, ये मैम बताएंगी। यस मैम। हाँ, ट्रेडिशनल वर्सेस पेटेंट नहीं, आप ट्राई कीजिए, आपको पता है इसका आंसर। ट्रेडिशनल वर्सेस पेटेंट में हमारी क्या कंट्रोवर्सी आ रही थी? नोट्स रिवाइज नहीं किए जाते घर पे? कॉपी में क्या लिखा है? कॉपी दिखाइए, कॉपी चेक नहीं लिखा। मैंने कहा था कि अगर नहीं समझ में आए तो अपने शॉर्ट वर्ड्स में अपने आप ही हिल गया कैमरा।
किस चीज़ की कॉपी है अरुणा ये? अरुणा की कॉपी क्या है? यहाँ पे मैथमेटिक्स चल रही है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे इसमें इकोनॉमिक्स मिलेगी। और ये सारे पन्ने शायद एक जगह इकट्ठे भी नहीं किए जा रहे, क्या टाइम पास में चल रहा है अभी? ICP इसमें साइंस भी है, सब भी है। इसमें गवर्नेंस भी है, इसमें पॉलिटी भी है, इसमें सब कुछ है। तो अरुणा ये बताओ कि कैसे समझ में आएगा, बताओ कैसे समझ में आएगा? अब मुझे पता है कि आपका नया एडमिशन है, लेकिन जहाँ से आप पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्लास में भी सेम चीज़ें पढ़ाएंगे ना, तो इसको बार बार सेम लिखने से बेटर है कि नेक्स्ट टाइम आप बस इसको रिवाइज करोगे। कॉपी तो बनानी पड़ेगी, पैसों में कंजूसी मत करो, एक बार को नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। एक ही कॉपी में सब लिखे जा रहे हो, क्या फ़ायदा? अगर कॉपी नहीं बना सकते हो तो एक काम करो ना, A4 शीट्स का बंडल ले आओ, कम से कम एक एक पेज निकाल करके उनको क्लिप करते जाओ, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वर्सेस पेटेंट में कौन समझाएगा? यस सर, आप बताएंगे। मैम मैंने पढ़ लिया इतनी देर में। ट्रेडिशनल इन सेंस जैसे हम हल्दी की यूज़ करते थे, आपने एग्जांपल दिया हल्दी वाला, हम नीम की यूज़ करते हैं या हम कोल की यूज़ करते थे टूथ ब्रशिंग करने के लिए। अभी चारकोल का वो फ्लेवर आया कोलगेट में, उसी को बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज है जो इंडियन में या उनके ट्रेडिशंस में या उनके कस्टम्स में या मोरेस में वो छिपा हुआ है। कोई और उसको लगता है कि उसने आविष्कार कर दिया, लेकिन ये ऐसा है ही नहीं, दिस इज नॉट द केस। So someone who makes a patent out of a traditional custom or traditional following, then that doesn't come under patenting, or he doesn't have the rights to patent himself out of that invention. एक्चुअली गलती क्या है इसमें? हमने पेटेंट नहीं करवाया ना, क्योंकि वो तो हमारे कस्टम थे, वो तो हमारा ट्रेडिशनल वे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इसको आज तक हमें ज़रूरत ही नहीं लगी कि भाई पेटेंट क्यों करवाएंगे, जब हमारे बच्चे को वो सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तुलसी का यूज़, नीम का यूज़ सबको पता है, ठीक है। तुलसी को चाय में डाल करके पियो, सर्दी जुकाम थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। एक काम करो ना, चेयर लेके बाहर चले जाओ एक तो लेट आए हो, एकदम आगे आओ। इनको कोई वो गर्दन में दर्द के लिए साइनोसाइड क्या कहते हैं, सर्वाइकल के लिए कोई इनको दे देना, ज़रा स्प्रे वगैरह बता देना है, वॉली नहीं मिलती बाहर, ठीक है। तो हमने तो कभी इसको पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि हमारे तो कस्टम्स के अंडर में ही आता है, बिलीव्स के अंडर में ही है सारी चीज़ें। लेकिन जिस बाहर वाले पर्सन को, जिसको पहली बार लग रहा है अच्छा ये भी इसका यूज़ है, वो सोचता है मेरे लिए तो बहुत बड़ा इनोवेशन हो गया, वो उसको जा करके पेटेंट करवा लेता है। कल वही पेटेंट चीज़ हमको बेचने के लिए आता है तो हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं क्या, हमें तो चीज़ पहले से पता है, ठीक है। और इसके अंडर में क्या हो रहा है कि भाई इसके ऊपर बैठा हुआ है WTO ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, आप उसके आने वाले सामान को मना नहीं कर सकते। सामान को मना करोगे तो IMF आ जाएगा, बोलेगा भाई ये क्या काम कर रहे हो, तुमने तो वाशिंगटन कंसेंसस साइन किया था, क्लोज इकोनॉमी कैसे चल रही है आपके, है ना। तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनोवेशन वर्सेस पॉवर्टी का क्या मतलब है? उसने खुद ही, देखो मैंने कुछ नहीं कहा, उसने खुद ही तुम्हारा नाम ऑप्ट किया है। इनोवेशन वर्सेस पॉवर्टी मतलब जो पॉवर्टी एरियाज हैं वहाँ पे इनोवेशंस होते हैं, बट उनके पास नहीं इनोवेशंस वो चीज़ तो इसी में आ गई ना आपकी फंडिंग में, उनके यहाँ पॉवर्टी है, ठीक है। इनोवेशन तुमने कर दी पॉवर्टी वाले एरिया में, ठीक है। फंडिंग नहीं आ रही हो तो उसी में आ गया। इनोवेशन करते हैं बट उनके पास पैसे नहीं होते कि वो पेटेंट कराएं, वो इसी में सब फंडिंग के अंडर है। तो नहीं कि वो खरीद नहीं पाते गरीब। यस, मैंने इनोवेशन किया, ठीक है, पेटेंट भी ले लिया, मास जनरेशन भी हो रहा है। पेटेंट का क्या मतलब है भाई? अगर ये मैंने किसी भी चीज़ का इनोवेशन करके इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया, इसकी रॉयल्टी अगले 20 साल तक मेरे पास रहेगी, ठीक है। रॉयल्टी का मतलब है अगले 20 साल तक मैं उसको उस दाम पर बेचूंगी जिस दाम पे मुझे लगता है कि भाई मेरा कम से कम इतना खर्चा पानी निकल जाना चाहिए जो इतने साल का इनोवेशन था, ठीक है। मैंने 70 साल इनोवेशन के ऊपर काम किया, 70 साल में अपनी एज तो गवाई, टाइम गवाया, साथ में पैसा भी स्पेंड किया, ठीक है। तो मैं अगले 20 साल तक जितना मैंने स्पेंड किया उतना तो कमाऊंगी ना। और उसको कमाने के लिए भाई 70 साल को आप सब्सटीट्यूट करो 20 साल में, तो ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस हाई होने वाला है। कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो भी इनोवेटेड नई चीज़ है उसका प्राइस हाई है। अब चलो ये तो वो चीज़ें, अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो तो भाई जो अच्छे घर के लोग हैं वो तो आराम से ले सकते हैं, जो गरीब दबके के लोग हैं वो लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आती है इनोवेशन वर्सेस पॉवर्टी। पॉवर्टी रेडन वाले जो लोग हैं उनके पास तक ये हमारा तो ये होता है ना बेनिफिट टिल द लास्ट माइल, आखिरी पर्सन तक वो बेनिफिट पहुँचना चाहिए, तो इस तरीके से बेनिफिट नहीं पहुँच पाता। यस हिमांशु, आप भी आकर के आगे बैठेंगे, मेरी नज़र नहीं जा पा रही इस कैमरे के पीछे एग्जैक्टली इसीलिए अब आप आगे आएंगे। आज हिमांशु एकदम वो रैपर वाले मोड में है। हिमांशु बैंड लगा के आज रैपिंग कर रही है हिमांशु को। वीक लॉ एनफोर्समेंट,
ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी वीक लॉ इन्फोर्समेंट कैसे होता है, कि भाई लॉस तो तुमने बना लिए, ठीक है, लॉस तो बना लिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है ये तो देखो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि थिएटर में एक नई मूवी लॉन्च हुई, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उसी के बगल में तुम उसकी पायरेटेड मूवी बना करके भेज रहे हो, तो क्या फ़ायदा। उसने जो इतना बड़ा इनोवेशन किया उसके तो भाई पैसे तो वसूल नहीं हो पाए, उससे पहले ही पायरेटेड वीडियोस निकल के आ गई है ना। तो इसका मतलब ये कि भाई हमारे यहाँ के लॉस एनफोर्समेंट लॉ एजेंसीज ढंग से काम नहीं कर रही, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको टैकल करना है। अब इसके लिए हमने किया क्या क्या है, देखो इसके अंडर में काफ़ी सारी चीज़ें जो आ रही हैं, जो हमारी दिक्कतें चल रही हैं, यहाँ पे स्टेप्स टेकन में सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था, हाँ बताओ बताओ, इसके अंडर में मैंने 7 पॉइंट्स लिखवाए थे, ठीक है, वो तो हमारा पहला स्टेप था। इसी स्टेप्स के अंडर में आप देखोगे कि मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली थी, ठीक है। जैसे हमने फंडिंग की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में, ठीक है, अवेयरनेस के बारे में, लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में, ये सारी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अवेयरनेस अगर आपको फैलानी है, अवेयरनेस के लिए आपने दूसरा काम क्या किया था, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डिस्प्यूट आ रहा है किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हमने एक बनाई है सीपम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर जैसे मैंने कहा कि भाई आपको पेटेंट चाहिए, तो पेटेंट मिलने में ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, पेटेंट आपको हाल फिलहाल में जल्दी मिल जाना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि भाई आप उसने इसका नियम तय किया कि भाई अगर आपको पेटेंट चाहिए तो पेटेंट विद इन 1 मंथ आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि भाई पेटेंट लेने में, जैसे हमारी जो बहुत ही स्मॉल MSMEs जो होती हैं या SSIs जो होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, अगर उनको पेटेंट चाहिए तो पेटेंट लेने में भाई आपकी फीस लगती है। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको चाहिए छोटी इंडस्ट्रीज को, तो उनकी फ़ीस वापस रिफंड हो सकती है, आप उनकी फ़ीस को रिफंड कर दीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमने फंडिंग के लिए क्या किया था, स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च करी थी, फंडिंग चाहिए ना आपको। अगर किसी ने कोई नई अगर ब्रांच खोलना चाहता है, नई इंडस्ट्री उठना चाहती है, इनोवेशन तो कर लिया, अब उसकी इंडस्ट्री बनानी है, तो स्टार्टअप पॉलिसी कैसे फंडिंग आएगी आपकी, ठीक है, वो आपको प्रोग्राम से एंड स्कीम्स में आपको सब पता चल जाएगी, सब पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। और स्टार्टअप पॉलिसी केवल एक नहीं है, बहुत सारी स्टार्टअप पॉलिसीज आ चुकी हैं हमारी। जैसे अगर मुद्रा है, मुद्रा की हम बात करते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए है, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेप वाली हमारे पास एक और है, ठीक है, शिशु या फिर क्या कहते हैं शिशु किशोर, ये एक और पॉलिसी है जिसमें 3 स्टेप्स के बारे में बात किया जाता है। तो वो हम इसको आगे पढ़ेंगे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के साथ, ठीक है। तो अभी आप देख लो कि अगर आपके पॉलिसीज़ का अगर नाम मारे, कोई भी पॉलिसी का नाम मारे, कहीं पे भी पॉलिसी का नाम डालना है आपको, बहुत सारी पॉलिसीज़ एक ही चीज़ को रिलेट करके आपको मिल जाएंगी, तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। अभी आपको ये चीज़ समझ में है कि अगर हमें इश्यूज़ हैं, हमें पहले दिक्कत तो पता होनी चाहिए ना, दिक्कत पता होगी तभी हमें उसका आंसर हमें ढूंढना है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इश्यूज़ नोट डाउन कर लिए, उसके बाद हमने स्टेप्स टेकन क्या क्या है वो नोट डाउन कर लिए, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसके और इसके अलावा हमने कुछ एक्ट्स भी पास करे हुए हैं, भले ही वो एक्ट्स डोमेस्टिक एक्ट हो या फिर आपके इंटरनेशनल लेवल से कंबाइन करके जो बनाए गए हैं। देखो जब भी आंसर लिखोगे तो याद रखना कि कम से कम 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स नहीं तो कम से कम 5 पॉइंट तो आने ही चाहिए दिमाग में, ठीक है। 5 पॉइंट इश्यूज़ में, 5 पॉइंट सॉल्यूशन में, ठीक, और एंड में आंसर दे करके चले जाना कि देखो सारी प्रॉब्लम्स तो हमने आज तक भी सॉल्व नहीं करी, कहीं कहीं हमें अभी भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ चीज़ें और वे फॉरवर्ड में उसको डाल करके आ जाना, आंसर कंप्लीट।
नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2016, इसका हमारा स्लोगन क्या था? क्रिएटिव इंडिया, इनोवेशन, इनोवेटिव इंडिया। ठीक है, ये छोटे छोटे स्लोगन्स को हमेशा याद रखना। नहीं भी आए तो छोटे, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो बहुत ही कॉमन से स्लोगन्स है, बट इसको आंसर में जब भी इन्वॉल्व करोगे तो इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके जो NIPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, NIPR पॉलिसी जो है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, ये हमारा स्लोगन था इसके लिए। ठीक है, जो हमने लॉन्च किया, उसके बाद में हमने इसको देखा कि हमने इसके अंडर में 7 पॉइंट्स आपको बताए थे कि वो 7 पॉइंट्स क्या थे, वो मैंने लिखवाए हुए थे। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखना, DIPP, कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? यस अनुराग। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल आएगा। फार्मास्यूटिकल आएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये क्या करती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर रूल करने वाली बॉडी ये बैठी हुई है। ठीक है, इसके अंडर में बहुत सारी बॉडीज़ हैं, बट हमारी काम की जो बॉडी है जो इसके अंडर में काम कर रही है वो है सीपम। ठीक है, सीपम जो है वो काम करती है कि भाई उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग जो काम करना होता है वो ही देखती है। हाँ, DIPP उसका हेड है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, हेड एजेंसी है, इसके अंदर में काम करिए ये। इसका सीपम का काम क्या है, ये चीज़ समझ में आई? डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट के अंडर ये नोडल एजेंसी बनाई गई। इसका काम क्या है? इसका काम है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। समझ आ गया? ये जो NIPR पॉलिसी 2016 की हमने बात करी थी, इसमें जो 7 पॉइंट्स दिए हुए इसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है? सीपम का है। हाँ जी, देखो हमारे यहाँ जितने भी इंडिया के अंदर जो भी काम होता है उसके लिए एक डिपार्टमेंट हमने बना रखा है। ठीक है, ट्रेड के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर के लिए अलग डिपार्टमेंट रखा है, एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। ठीक है, हर जो भी सारे सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिलेट करके कौन सा डिपार्टमेंट बना रखा है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, ये तो है बड़ी बॉडी। ठीक है, ऊपर है हायरार्की में ऊपर बैठी हुई है। इसके अंडर में बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स और हैं। ठीक है, इसके अंडर में एक सेल है जिसको हम बोलते हैं सीपम। ठीक है, इसका नाम है सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो DIPP के अंडर में सीपम है, और सीपम का काम क्या है कि आपने IPR पॉलिसी 2016 जो बनाई थी, जो मैंने 7 पॉइंट लिखवाए थे, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक, अगर कोई भी एक्ट बनता है, एक्ट बन तो गया, लागू कर ली, लेकिन तुम मॉनिटरिंग तो करोगे ना कि भाई वो जो एक्ट हमने पास किया क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे काम किए, लेकिन तुम्हारा ये काम यहाँ पे एनफोर्समेंट हम ढंग से नहीं कर रहे थे। ठीक है, पुलिस जानबूझ करके नजरअंदाजी कर रही है। ठीक है, तो आपको ये एनफोर्समेंट भी तो ढंग से होना चाहिए ना, इम्प्लीमेंटेशन भी तो ढंग से होना चाहिए। इसका ये काम किसका है? सीपम का है।
कि इसके अंडर में जो 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? यस मैम, कुछ बोलना चाहती हैं? एक तो ये मास्क लगा के बैठी रहती, पता ही नहीं चलता कि क्या बोलती है अंदर। अपना मुंह कवर करके उसको बोल के उतार दो ना। नहीं 2016 बता तो रखा है। नहीं अब आप, मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बन गया स्लोगन मेरा, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बन गया स्लोगन, करो ना इसको इम्प्लीमेंट। मैंने आपको 5 ईयर प्लान में क्या बताया, एक स्लोगन हमने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एक 5 साल के लिए है, इसको लेते चलो, उसके साथ साथ नई चीज़ें और जोड़ते जाओ। जैसे एग्रीकल्चर का था ना कि एग्रीकल्चर तुमने पहले साल में बोल दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, दूसरे साल में इंडस्ट्री पे बोला, एग्रीकल्चर पे बोला, तो एग्रीकल्चर तुम्हारा पीछे चला गया, ठीक है। तो आपने अगर कोई काम कर लिया तो उसको साथ में लेकर के चलो, उसके साथ नए पॉइंट्स ऐड करते रहो। समझ आ गया? तो ये वाला जो स्लोगन है ये आप कभी भी इसको मेंशन कर सकते हो। हम बनाएंगे 2.0 किस चीज़ का? अच्छा ठीक है, पहले 2024 बना ले, ठीक है, उसमें अपने सिलेक्शन में अपना नाम दर्ज करवा ले, उसके बाद अंदर जा करके आपने यही काम करना है। यूपीएससी छोड़ दोगे फिर कैसे करोगे 2.0? अंदर जा करके ये सीपम जैसे सिलेक्शन के बाद आप जो कर रहे हो हम यूपीएससी को छोड़ देंगे, इसको हम देखेंगे। कैसे करोगे? उसके लिए तो यूपीएससी के अंदर जाना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? इस सिस्टम के बाहर रह करके काम करना चाहते हो? पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं, नेता भी तो आपने अंडर में कोई ना कोई आईएएस ही तो रखेगा ये बनवाने के लिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपका एक इंटरनेशनल लेवल पे एक और चीज़ रह गई है, वीपो का नाम बताया था मैंने लास्ट टाइम, बताया था? ठीक है, थोड़ा सा बताया था, क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड। हाँ देख के बताओ क्या क्या बता दिया मैंने उसके बारे में। वीपो के बारे में बताया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म? वेरी गुड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इंडिया इसमें मेंबर बन चुका है, 195th मेंबर इंडिया है। वीपो के अंडर रहने का क्या फ़ायदा है? वीपो के अंडर में रहने का ये फ़ायदा है कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई ऐसी डील करते हैं कि भाई हमारे यहाँ का पेटेंट तुम अपने यहाँ अगले 20 साल तक के उसको हमारी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते, अपने आप इनोवेशन, अपने आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो भी चीज़ें डेवलप बन रही हैं उसको हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। WPO के वीपो के अंडर में जितनी भी ट्रीटी साइन हो रही हैं आपकी, अगर दो देशों ने साइन किया हुआ है, मतलब मेरे यहाँ से बनी हुई चीज़ तुम्हारे यहाँ अगर जा रही है तो मुझे इस चीज़ की निश्चिंता है कि भाई ठीक है तुम कल जा करके मेरे इनोवेशन का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक। अगर तुमने गलत इस्तेमाल करा तो उसके अंडर में जा करके मैं यहाँ पर शिकायत भी कर सकती हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे मेंबर्स इसमें ऐसे बैठे हुए हैं जो जानबूझ करके वीपो को साइन नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर 195 मेंबर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो अगर मैंने कहा 100 में से, मतलब 195 में से केवल 100 लोगों ने ही इसको साइन किया, मतलब बाकी के 95 क्या कर रहे हैं? बाकी के 95 इस कन्वेंशन से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, आउटसाइडर। इसका क्या नुकसान है कि कल हमारा कोई भी इनोवेशन, ये 100 कंट्रीज का कोई भी इनोवेशन अगर इस कंट्री में जाता है तो कल इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ये चीज़ जो तुमने भेजी है, अपना इनोवेशन भेजा है, उसकी तुम्हें अगले 20 साल तक रॉयल्टी मिलेगी। हो सकता है उसका डुप्लीकेशन हो जाए, उसके लिए कोई तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं है। लेकिन उसी तरीके से ये बायलिटरल है कि अगर इन लोगों ने कुछ बनाया तो कल तुम भी इन लोगों की जा करके रॉयल्टी वाली स्कीम ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, इनको भी नुकसान होगा उसी तरीके से, ठीक।
अब वीपो के अंडर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंडर में बहुत सारी कन्वेंशन साइन करी गई हैं, अलग अलग चीज़ को लेकर के अलग अलग कन्वेंशन साइन करी। फॉर एग्जांपल ट्रेड मार्क को लेकर के अलग कन्वेंशन साइन करी गई है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के अलग कन्वेंशन साइन करी है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की कन्वेंशन हैं। पहला जो हमने आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए बात करी है, टोटल मेंबर्स जो है इसके वीपो के पहले 193 थे, उसके बाद 2-3 देश और जुड़ गए, इंडिया ने 195 पे जाकर के इसको साइन किया है। इतना कुछ ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी में, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। है क्यों नहीं है? यूएनएससी के अंडर में कितने काम कर रहे हैं? ठीक है। तो अच्छा, दो हमारे इसके अंडर में हमने बहुत सारे कन्वेंशंस बनाए हुए हैं, ठीक है। 204 कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कंट्रीज, ठीक है। कन्वेंशंस हमारे हैं, इसमें बहुत सारे कन्वेंशंस, दो टाइप के कन्वेंशंस हैं हमारे में। पहला है एक आर्टिस्टिक वैल्यू के ऊपर, और दूसरा क्या होगा? वेरी गुड, हाँ जी आप बताइए। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। किसी ने घर में जाकर के अपने नोट्स को रिवाइज नहीं किया है? मैंने किया था। किया है? वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी सर, आप क्या कर रहे हैं? बेचारे लिखने में बिजी हैं, घर जाके रिवीजन हो रहा है? मैम हैंड पॉइंट रहता तो बाद में घर पे नहीं समझ में आता है, क्या नोट्स रहता तो समझ में आता थोड़ा। तो वो तो किताब आपको रीड करनी है ना अपने आप ही, तो मैंने कहा था किताब रीड करनी है। यहाँ पर हर एक चीज़ रीड करने बैठेंगे तो हम एक नई किताब छाप देंगे, है ना। तो ये मेरे ऊपर देखो, मैंने तो पहली क्लास में आपको डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पर चीज़ें बस सिखाई जाएंगी, किताब नहीं छपवाई जाएंगी। किताब मैंने आपको बता भी दी थी, और ये किसी के पास बहाना भी नहीं है कि किताब हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसका PDF भी सेंड कर दिया मैंने। पढ़ो, पढ़ना क्यों नहीं है? अब देखो, ये एक किताब जो इसके बाद बनी हुई है वो तो तुम रीड नहीं कर पाओगे। एक मिनिमम रिसोर्स रखो ना, मैक्सिमम रिवीजन करो उसका, ठीक है। कितने नोट्स मैं यहाँ पर छपवा दूँ, कितने रिवीजन होगा। और वैसे भी तुम्हारे पास ज़्यादा क्लासेस नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस नहीं दी गई हैं। जितनी क्लासेस दी गई हैं मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो कल से जा करके नोट्स अपने रिवाइज करो, पढ़ो। अपने खुद की लिखी हुई चीज़ तुम अगर समझ नहीं आएगी तो नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है? कहाँ आ गए? हाँ, ऊपर मैंने बोर्ड देखा, कल देखा। कोई बात नहीं, उनसे जा करके पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हाँ देखो, मैंने इसमें क्या लिखा है, वीपो के अंडर में हमारे दो टाइप्स की कन्वेंशन साइन हुई है। कुछ कन्वेंशन जो है वो आर्टिस्टिक चीज़ों के अंडर में आती हैं। आर्टिस्टिक कौन सी चीज़ें होती हैं? जो इनटेंजिबल होती हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि आपने म्यूज़िक के नोट्स बना दिए, म्यूज़िक कोई नया बनाया, अब वो म्यूज़िक कोई और कॉपी ना कर ले, आपका उसके नोट्स कॉपी ना कर ले, ठीक है, वो इनटेंजिबल चीज़ है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए है जो कि टेंजिबल है, जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, लेकिन उसके अंडर में भी कुछ कन्वेंशन आ रहे हैं। तो दोनों के कन्वेंशन हमने अलग कर दिए हैं, ठीक है। कुछ आर्टिस्टिक के अंडर में आएंगे, कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस के अंडर में आएंगे, ठीक है। अब देखो, इसके अंडर में जितने भी कन्वेंशन मैं लिखवाने जा रही हूँ उसको इन डेप्थ में मत खोजने लग जाना कि भाई मैंने यहाँ पर सबसे पहले जैसे अभी लिख दिया बर्न कन्वेंशन। अब ये मत पढ़ने लग जाना कि बर्न कन्वेंशन में क्या क्या लिखा हुआ है, बस इसको समझ लो। अगर आपसे पूछा गया बर्न कन्वेंशन अंडर WTO या फिर अंडर वीपो, वो किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ को रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने बहुत सारी चीज़ें दे दी, उसने बोला GI टैग को लेकर, उसने बोला कॉपीराइट को लेकर, ठीक है। उसने कल बोला कि क्या कहते हैं आपके म्यूजिक नोट्स को लेकर, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, बर्न कन्वेंशन। उसी तरीके से बहुत सारी कन्वेंशन है हमारे पास। ब्रुसेल्स कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन जो है वो आपका कॉपीराइट को रिलेट करता है, कॉपीराइट, ठीक है।
तो इसको बस इस तरीके से याद कर लें, इसके अंडर में इन डेप्थ में मत चले जाना। तो बर्न कन्वेंशन जो है वो कॉपीराइट से संबंधित है। हाँ, ब्रुसेस जो है, अब ब्रुसेस क्या है, अगर आप कोई भी चीज़, मान लो आपने कोई भी चीज़, जैसे आपने कोई सीरियल या प्रोग्राम बनाया, ठीक है, सीरियल या प्रोग्राम बनाने के बाद आपने उसको किया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे मान लो नेटफ्लिक्स से बहुत सारी मूवीज़ हैं, तो भाई जो मूवी मैंने बना दी वो मैंने नेटफ्लिक्स को भेज दी, और नेटफ्लिक्स के, अगर आप नेटफ्लिक्स के मेंबर हो तभी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। तो मैंने जो भी आर्टिस्टिक चीज़ बनाई है वो कौन पर्सन उसको डाउनलोड कर सकता है थ्रू सैटेलाइट, इसके अंडर में ये चीज़ बात करी गई है, ठीक है, कि आप जो भी चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल भाई कोई लाइव मैच चल रहा है, लाइव मैच चल रहा है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है दूरदर्शन पे, चलो दूरदर्शन पे तो है क्योंकि वो गवर्नमेंट की है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा ESPN वगैरह पे भी होती है। अब इसके अलावा ESPN को तो मैंने खुद दे रखा है, इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी ने भी उसको लाइव लॉन्च करना शुरू कर दिया तो उसके पास ये अधिकार नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू आने वाली कोई भी ऐसी प्रोग्राम्स, ठीक, वो ब्रुसेल्स कन्वेंशन में उसका मेंशन किया गया है। उसी तरीके से जो मैंने अभी कहा था, अब ये सारे आर्टिस्टिक में आएंगे ना। हाँ, आर्टिस्टिक का मतलब है जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते। दीज ऑल आर टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल, वेरी गुड। जेनेवा में क्या है? म्यूजिक। कंग्रेचुलेशन, आंसर सही था वैसे उनका। म्यूजिक नोट्स जो बनते हैं आपके, उसका डुप्लीकेशन ना हो। अब जो सॉन्ग्स के रीमेक्स करते हैं उसका भी कुछ होता है। हाँ, जो सॉन्ग्स के रीमेक होते हैं, हाँ, जाकर के पहले जिसने ओरिजिनल सॉन्ग बनाया उससे परमिशन ले लो। लाइसेंस लिखा होता है ना, हाँ, लाइसेंस उसे जाकर के परमिशन लो, अगर वो देने को तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हमारे कितने सारे नोट्स हैं जो कि भाई फॉरेन से हमने चुराए हैं, हम लोग के फॉरेनर से चुरा रखे हैं, ऐसे नोट्स हैं। एक कंपनी की वीडियो बनाई थी तो उसने ना, उसने दिल्ली रंजन गाना डाल दिया था, तो उसने उससे कॉपीराइट कर दिया था। तो उसको सारा पहले पैसा उसे देना पड़ा। राइट, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी जिस किसी का ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है। उस पर डिस्क्लेमर डाल देता था, नहीं डालता। सिखा दी तो तो ये थ्रू सैटेलाइट जो आप ये भेज रहे हो उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है ना, हाँ जी, बताइए। जो ब्रॉडकास्ट को डाउनलोड करना है, मतलब जो यूजर है, जो ब्रॉडकास्टिंग जो चल रही है उसके लिए एक अलग है, ठीक है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो इसमें लिखा हुआ है ब्रुसेल्स कन्वेंशन में, ठीक है। इसके बाद आएगी आपकी रोम कन्वेंशन जो है। रोम में ये बताया गया है कि जो आपके लाइव परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, वो केवल जितने भी लाइसेंस्ड ऑथराइज्ड लोग हैं, केवल वही लोग उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि ये डाउनलोडिंग के बारे में बात कर रहा है, इसमें ये मेन चीज़ है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। डाउनलोडिंग के बारे में बात कर रहा है, ये ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लाइव परफॉर्मेंसेस। मतलब जैसे मैं गया लाइव परफॉर्मेंस के बीच में, मैंने कैमरा लगा के ब्रॉडकास्ट, एग्जैक्टली, हाँ, नहीं कर सकते आप, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। इसके बाद एक और चीज लिखेगा, लिस्बन सिस्टम। इसको शॉर्ट में आप लिखेंगे, ये GI टैग से रिलेटेड है। इसमें
लिस्बन सिस्टम, हाँ इसी के अंडर में आप डालो, लेकिन वो आपकी अब जीआई टैग जो है आपका वो किस चीज़ को बताता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अब उसके अंडर में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, अब क्या आप इसको आर्टिस्टिक में डालोगे कि इंडस्ट्रियल में डालोगे, बताओ। ये तो आपने वर्ड में लिखा था ना, ये जीआई वाला कॉपीराइट है, बर्न कॉपीराइट है। आपने इसमें लिख के भी डाल, मैंने कहा आर्टिस्टिक इज इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते। जीआई टैग में जितनी भी चीज़ें हैं उसको छू सकते हो ना, दैट इज टेंजिबल, दैट इज अंडर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल में देखो 3-4 चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री के बारे में नहीं पूछता है, बट फिर भी मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। इसके अंडर में क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको ये बात पता है पेटेंट तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क के लिए आपने मैड्रिड कन्वेंशन साइन कर रखा है। डिजाइन के लिए हेग कन्वेंशन है। ये आपके मेन है। इसके बाद किताबों में हो सकता है कि आपको इसके अलावा भी दिखेंगे। मैड्रिड कन्वेंशन ट्रेडमार्क के लिए, डिजाइन के लिए हेग है। लिस्बन जो है वो जीआई टैग के लिए, लिस्बन को भी आप यही लिख देना। देखो इसमें बस इतना ही आएगा, मैच द फॉलोइंग की तरह पूछेगा, इसके बारे में कोई ज़्यादा मेजर थ्योरेटिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिज़ाइन तो बाहर से जो डिज़ाइन है और लेआउट वगैरह देखो जो चिप्स वगैरह थी वो भी इसी के अंदर डाल सकते हो। इसके अलावा हो सकता है कि उन्होंने कुछ और भी नई नई चीज़ें, आप देखो हम लोग यूपीएससी की तैयारी करें ऊपर से चाहिए, हो सकता है इसके अंडर में तो भाई 100 चीज़ें हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ें जो इसके अंडर में आ रही है उसको ध्यान रख लो, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैड्रिड एक जगह का नाम है, हेग भी एक जगह का नाम है। यहाँ पर जा करके जो आपने कन्वेंशन साइन किया है इसको रिगार्डिंग, तो उसको उसकी जगह के नाम पे नाम दे दिया जाता है। ठीक है।